Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have some practice questions on our topic of standard costing and variance analysis. मैंने कल आप लोगों के साथ कुछ जो है वो बेसिक वीडियोस शेयर की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक वेरिएंस एनालिसिस जो है वो मॉडल क्या होता है, एक जर्नल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस किस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं और फिर उसको यूज करके हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और हम लोग डिफरेंट जो है वो वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर बात करनी है, जो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है। डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस में हम लोग डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर वेरिएंस की जो है वो कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने आप लोगों को जो वीडियो शेयर की हैं उसमें मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं कि वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है, वेरिएंस एनालिसिस के लेवल्स कितने होते हैं। तो हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर 4 लेवल वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जब लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो ऑलरेडी किया था, जब हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीखा था, तो उसमें हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 वेरिएंस एनालिसिस किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बजट वेरिएंस निकाला था ओवरऑल, जिसको हम स्टैटिक बजट वेरिएंस भी कहते हैं। प्लस इसके बाद हम लोगों ने फिर उसी बजट वेरिएंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस या एक्टिविटी वेरिएंस कहते थे। अब हम लोगों ने वो जो स्पेंडिंग वेरिएंस और रेवेन्यू वेरिएंस है उसका आगे फर्दर ऑपरेशन करना है, और उसमें से हम लोगों ने उसका जो प्राइस का इंपैक्ट आता है और जो क्वांटिटीज का इंपैक्ट आता है उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, और उसकी कैलकुलेशंस हम किस तरीके से करते हैं और उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने सीखना है हमारे ऑनवर्ड टॉपिक्स के अंदर। अब इसमें मैंने उसके बाद फिर हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस आते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस आते हैं। ठीक है, अभी चूंकि हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस को फोकस करना है, और जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, आप उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को डिटेल में देखिएगा। उसके साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ समझाने की भी कोशिश की है और उनकी इंटरप्रिटेशन भी बताने की कोशिश की है। तो वो वाली सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं, और वो जो डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिएंसेस होते हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम वेरिएंस एनालिसिस क्यों यूज करते हैं, और उसमें मैंने एक और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सीपी में भी पूछा हुआ है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होती है, और वेरिएंस एनालिसिस जो है वो कैसे हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के अंदर। तो वो वाला भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होते हैं, और हम स्टैंडर्ड्स कैसे बनाते हैं, कितने किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी रेवेन्यू होता है या कोई भी कॉस्ट होती है वो 2 हिस्सों में कैलकुलेट होती है, ठीक है कि नहीं, जिसमें एक फैक्टर उसका प्राइस होता है और दूसरा फैक्टर उसका क्वांटिटी होता है। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसमें हम लोग एक बेंचमार्क जो है वो क्वांटिटी का बनाते हैं और एक बेंचमार्क जो है हम लोग प्राइस का बनाते हैं, कॉस्ट का बनाते हैं। जैसे अगर हम मटेरियल की एग्जांपल लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एक यूनिट जो है वो बनाएंगे अपनी प्रोडक्शन का, आउटपुट का, तो उसके लिए हमें जो है वो कितना इनपुट लगाना पड़ेगा मटेरियल्स की सूरत में, ये उसका स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कुर्सी बनाने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक कुर्सी को बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगेगी, कितने स्क्वायर फीट लकड़ी यूज होगी, ये उसका क्या होगा, क्वांटिटी स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा, क्वांटिटी स्टैंडर्ड। अब उसके बाद हम ये कहते हैं अच्छा वो जो 1 स्क्वायर फीट लकड़ी है वो बाजार से मिलेगी कितने की, खरीदेंगे हम कितने का,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस स्टैंडर्ड। इज इट क्लियर? तो हर एक कॉस्ट एलिमेंट हो चाहे हर एक रेवेन्यू एलिमेंट हो, उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग एक को कहते हैं प्राइस कंपोनेंट और दूसरे को क्या कहते हैं, क्वांटिटी कंपोनेंट। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो सीखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, वो हमारा यही वाला फैक्टर है कि हम प्राइस कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वांटिटी का जो कंपोनेंट होता है उसको हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो सीखने की कोशिश की थी, जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। उसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल जो होता है, ये जर्नल मॉडल जो है हम वेरियस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, उसमें हम लोग यही दो फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और वो उनके फॉर्मूलाज भी मैंने समझाए हैं आप लोगों को, और उनके फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव किए जाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए से उन्हीं तमाम चीजों को दोबारा से एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। Here is the first exercise, that is exercise 10.1. This is managerial accounting by Garrison Noreen की जो 15th edition है उसकी ये exercise 10.1 है। इसमें बेंडर इंडस्ट्रीज ब्रांड ऑफ मलेशिया मैन्युफैक्चर स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। One of the company's product, a football helmet for the North American market, requires a special plastic. During the quarter ending June 30th, the company manufactured 35,000 helmets during 22,500 kilo, using 22,500 kilograms of the plastic. The plastic cost the company 1,71,000. अब याद रखिएगा, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का या वेरियस एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे तो आपने दो तरह का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है अपनी प्रॉब्लम में से, एक स्टैंडर्ड डाटा और एक एक्चुअल डाटा। यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताए हैं ये तीन फिगर्स, ये एक्चुअल डाटा है। क्या है, उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की है, एक्चुअल कितने केजी उन्होंने मटेरियल यूज किया है, और वो मटेरियल उनको कितने का कॉस्ट हुआ है, कितने का उन्होंने वो मटेरियल खरीदा है। गॉट माय पॉइंट? इस तरीके से हम लोग अपने जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये वाले फैक्ट्स जो है वो नोट कर लेते हैं, ये डाटा जो है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। ये है जी एक्सरसाइज हमारे पास 10.1, एक्सरसाइज 10.1 है। और इसमें से हम लोग जो है वो इसका बेसिक डाटा जो है वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बेसिक डाटा में से हमें उन्होंने क्या बताया है, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने हमें बता दी है, दैट इज गिवन टू अस। एक्चुअल प्रोडक्शन में हमें उन्होंने जो डाटा दिया है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं जी, वो है जी 35,000 हेलमेट्स। ठीक है जी, ये उनका एक्चुअल डाटा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं जी 35,000 यूनिट्स हैं ये एक्चुअल डाटा है। फिर उसके बाद जो है वो इसके पास एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल मटेरियल यूज। अब ये याद रखिएगा, ये वाला जो है वो इनपुट के जो है वो वेरिएंसेस हैं, ये इनपुट डाटा है। ठीक है ना जी, मटेरियल्स कितना इस्तेमाल हुआ है वो उन्होंने हमें, ये भी हमें जो है गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो वो कितना जी 22,500। तो ये हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 22,500। ये केजी में दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हेलमेट्स में दिए गए हैं। ये यूनिट्स क्या है, हेलमेट्स है, और ये क्या है, केजी है। ये मटेरियल यूज हो रहा है केजीज में। ये आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट। क्लियर है जी? और उसके बाद है जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी गई है ये भी हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये है जी हमारे पास 1,71,000 की हमें कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। मैं ये भी लिख लेता हूं, ये है जी 1,71,000 की हमें कॉस्ट दी गई। ये एक्चुअल डाटा हमें जो गिवन है ये मैं ये लिख लेता हूं, यहाँ पे मैंने जो लिख लिया है। ओके, इसके बाद हमें और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये हम लोग चेक कर लेते हैं।
ओके जी, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, हर एक कंपनी जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करती है तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाती है। ठीक है जी, तो जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर जो आप लोगों को लेक्चर मटेरियल शेयर किया है या जो आप वीडियो शेयर की हैं उसमें बताया है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है, उसकी शक्ल क्या होती है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। तो यहाँ पे भी जो मैं डाटा लिखूंगा वो समझ लें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ही की सूरत में लिखूंगा या उसी से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा। ईच हेलमेट रिक्वायर्ड 0.6 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक, एक हेलमेट बनाने के लिए कितना प्लास्टिक यूज किया जाता है, 0.6 किलोग्राम एट द रेट ऑफ, और उसका जो रेट है वो कितना है, एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पर किलोग्राम, और उस 8 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी आती है, $8। इज इट क्लियर जी? तो ये उसका क्या है, स्टैंडर्ड है, ये बेंचमार्क है। ठीक है जी, अब ये भी मैं लिख लेता हूं, ये जो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट कितना है, 0.6 kg, और उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी वो कितना है जी, 8 पर केजी। ठीक हो गया जी, ये मैंने बेसिक डाटा यहां पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है कि मेरा जो फर्क जो है वो कॉस्ट में कितना आ रहा है, और मेरी स्टैंडर्ड या बजटेड कॉस्ट कितनी है, और वो जो बजटेड कॉस्ट है उसके लिए मैंने जो है वो कितना मटेरियल यूज किया जाना चाहिए था, कितने का वो आना चाहिए था, और उसमें जो फर्क है वो क्या है। अब देखिए, अगर बेसिक लॉजिक आप देखें तो हम ये कहता हूं जी, मैं ये कहता हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। अब ये जो बजटेड कॉस्ट है ये आएगी फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट। कौन सी, एक होती है स्टैटिक बजटेड कॉस्ट, जो हम साल के शुरू में बजट कर लेते थे कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे और उसके ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी, गॉट इट। और एक होता है नहीं, हम ये कहते हैं कि वो जो स्टैटिक बजट है उसके अंदर तो वॉल्यूम का भी डिफरेंस आ जाता है, तो वॉल्यूम के डिफरेंस को आप क्या करते हो, अलग कर देते हो, और उसमें से बाकी क्या निकाल लेते हो, आपका जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर जो कॉस्ट आनी चाहिए थी वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट। ऐसे ही है कि नहीं? और हम ये कर लेते हैं जी, अब मैं ये कहता हूँ एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल कितनी है बेटे, 1,71,000 और बजटेड कॉस्ट कितनी है, तो मैं ये कहता हूं कि कितने उसने यूनिट्स बनाए हैं, 35,000, गॉट इट। और एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है, 0.6 kg, और 1 kg कितने का आता है, 8 का। गॉट माय पॉइंट। पहले मैंने क्या किया है, हेलमेट्स के ऊपर मटेरियल कितना इस्तेमाल होता है, गॉट इट। अच्छा, अब ये जो है, ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका नाम क्या है, इसको मैं लिख लेता हूं अलहदा से आपको समझाने के लिए। इसको मैं कहूंगा स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं इसको, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी, अब इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्चुअल प्रोडक्शन
या आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर या स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर पर यूनिट, स्टैंडर्ड मटेरियल्स पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल्स पर यूनिट। अब आप जरा गौर करें, मैंने यहां पे क्या लिखा है 35,000, ये क्या है मेरी एक्चुअल आउटपुट, और एक यूनिट को बनाने में जो स्टैंडर्ड मैंने बनाया है कि भाई कितना मटेरियल एक यूनिट पे यूज होना चाहिए, एक हेलमेट को बनाने में मुझे कितना मटेरियल यूज करना चाहिए 0.6 kg, इज इट क्लियर? तो मैं मल्टीप्लाई बाय 0.6 kg के साथ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 करूंगा तो क्या आ जाता है जी मेरे पास 21,000 kgs क्या आ जाएंगे मेरे, ये है मेरे पास स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको मैं क्या कहूंगा, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। और अगर मैं इसकी जनरल टर्म यूज करूं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट कितनी लग रही है, ठीक है, वो कितना है जो यूज हो रहा है, मटेरियल है चाहे लेबर है चाहे FOH है, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप जेनेरिक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो जो आपका एलिमेंट होगा उसकी जो भी इनपुट होगी आप उसको उसके साथ जो है वो टर्न कर सकते हैं, उसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें जी, और ये जो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 है, अच्छा अगर मैं चले इसको एलेबोरेट करके लिख देता हूं तो इसका जो मुझे मेरे पास बनेगा फॉर्मूला वो क्या होगा, क्या जी, स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर इनपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर इनपुट। अब यहां पे ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर इनपुट है वो क्या है, ये मुझे दी गई है 1 पर केजी। मेरा इनपुट क्या है, प्लास्टिक इन केजी है, और मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर इनपुट कितनी है 1 पर केजी, इज इट क्लियर? तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर मैं लिखता हूं और मैं इसको जो है अगले वाले पेज पे ले जाता हूं, अगर मैं फिगर्स पुट करता हूं, कौन सा जी, अगर मैं टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मैंने यहां पे लिखा 1,71,000 माइनस, अब मैं माइनस क्या करूंगा, कितना है जी मेरे पास मटेरियल, जो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड कितना आ रहा था 21,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 8, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1,71,000 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 1,68,000। अब इन दोनों का जब मैंने फर्क लिया, ये डॉलर अमाउंट है ये भी डॉलर अमाउंट है, इन दोनों का जो फर्क लिया तो क्या आ गया मेरे पास 3,000 मेरे पास आ गया जी। ये जो 3,000 है ये मेरे पास क्या है, जिसको मैं कह रहा था ना जब मैंने सेकंड लेवल एनालिसिस किया था तो मैं कहता था ना स्पेंडिंग वेरिएंस, याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये बेसिकली मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस है, ये क्या है मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस, और वो कितना है 30,000। अच्छा अब आपने देखना है ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो अब आप देखो ये क्या थी एक्चुअल कॉस्ट और ये क्या थी, अब अगर एक्चुअल बजटेड से ज्यादा है तो क्या है अनफेवरेबल, और अगर बजटेड से कम है तो फेवरेबल। तो बस इतना क्राइटेरिया याद रख लें। तो कितना ये क्या है फिर एक्चुअल ज्यादा है तो फिर ये क्या है अनफेवरेबल, यू लिख दें आप इसको, सही है। तो ये अनफेवरेबल आ गया, इट मींस कि हमने
जो जितना खर्चा हमें 35,000 हेलमेट बनाने के लिए मटेरियल जितना खर्च करना चाहिए था, उससे हमने कितना मटेरियल ज्यादा खर्च किया है? 3,000 का। गॉट इट? अच्छा, अब ये जो 3,000 है, इसका अब हम ऑपरेशन करते हैं। अभी ये जो मैंने आपको वेरियंस कैलकुलेट करके बताया है, ये है जी सेकंड लेवल वेरियंस। ये क्या है? सेकंड लेवल वेरिएंस। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड लेवल वेरिएंस। अच्छा, अब ये जो बात थी, अब आप जरा गौर करें कि मैंने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो मैंने एक एलिमेंट क्या लिखा था? क्वांटिटी का, और दूसरा एलिमेंट क्या लिखा था? प्राइस का। अब इसमें से मैं ये कहता हूं, अच्छा ये जो 3,000 का फर्क आया है, इसमें से क्वांटिटी की वजह से कितना आया है और प्राइस की वजह से कितना आया है, ये मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक है क्वांटिटी और एक है प्राइस। अब मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं? इसका प्राइस वेरिएंस करता हूं। तो मैं लिखता हूं इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को फॉर्मूला के जरिए से कराने लगा, इक्वेशन के जरिए से भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या बनता है प्राइस वेरिएंस में? अब प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है? आप अगर नाम से देखें तो हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस में फर्क। अब हमारे पास प्राइसेस कौन सी हैं? दो। कौन कौन सी? एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस, बजटेड प्राइस। गॉट मी पॉइंट? तो इन दोनों का जो फर्क है, उसको जब हम एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेरिएंस निकल आएगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। तो मैं ये कहता हूं कि इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो लिखूंगा एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। जो बजटेड प्राइस है वो क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब यहां पे ये देखें जी, एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं गिवन, एक्चुअल प्राइस मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको मैं यूज करके एक्चुअल प्राइस क्या करूंगा? कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एक्चुअल प्राइस बराबर होगी मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो ये मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी। कितनी मटेरियल कॉस्ट है? 1,71,000, और इसमें मैंने क्वांटिटी कितनी खरीदी है? 22,500। ओके, अब मैं ये लिख लेता हूं जी, या तो क्या लिखूंगा? 1,71,000 डिवाइडेड बाय 22,500। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो कितनी आ गई? 7.6 पर केजी आ गया। ये मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आ गई। तो मैं लिख लेता हूं 7.6 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन में, क्या है वो? 8। तो इसको मैं वहां पे पुट कर लेता हूं अपने क्वेश्चन में, इक्वेशन में 8 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अब ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है, मैंने यहां पे एक्चुअल यूनिट्स नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिखना, ये इनपुट है। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड कितना है ये भी मुझे गिवन है। कितनी है वो? 22,500। तो आप या क्या लिखोगे यहां पे? 22,500 जब आप लिख दोगे तो अब इन दोनों का जब फर्क लोगे तो ये क्या आता है जी? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 22,500। तो अब आपका क्या आ गया? आंसर क्या आएगा आपका? 9,000 जो है वो आपके पास डॉलर्स में आ गया। अब आपने देखना ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर आपकी एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो किससे? स्टैंडर्ड से, तो क्या है? अनफेवरेबल। और अगर आपकी एक्चुअल प्राइस कम हो किससे? स्टैंडर्ड से, तो फिर क्या है? फेवरेबल। इज इट क्लियर? तो ये क्या सिचुएशन आ रही है? अन कि फेवरेबल है?
फेवरेबल है। ये क्या है? फेवरेबल है। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो 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 परचेजिंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? मटेरियल्स को सस्ता खरीदा है। उनके पास स्टैंडर्ड क्या था, बेंचमार्क क्या था कि उन्होंने कितने का केजी खरीदना है? 8 का। उन्होंने कितने का खरीदा है? 7.6 का। इसलिए उन्होंने कितनी बचत की है कॉस्ट के अंदर? मटेरियल कॉस्ट में कितनी बचत की है उन्होंने? 0.4 पर केजी। और टोटल कितनी बचत हुई है? 9,000 की। इज इट क्लियर? उन्होंने 9,000 की कॉस्ट क्या की है? सेव की है बाय परचेजिंग क्या क्या है? चीप मटीरियल्स। उन्होंने सस्ता मटेरियल खरीदने में क्या की है? कॉस्ट को सेव किया। गॉट इट? एंड क्रेडिट किसको जाएगा? किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। अब हमने ये भी देखना होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड हु शुड बी गिवन क्रेडिट। किसको क्रेडिट जाता है और कौन इसका जिम्मेदार है? तो यहां पर हमने कहा जब हम लोग मटेरियल प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस किसके कंट्रोल में होती है? परचेज डिपार्टमेंट में। निगोशिएशन कौन कर रहा होता है? परचेज डिपार्टमेंट। हमने कहा भी तुम 8 का खरीद सकते हो, इससे कम खरीदोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इससे ज्यादा खरीदोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। अब हमने ये कहा कि ये 3,000 की कॉस्ट ज्यादा आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमने कहा क्या परचेज डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? पॉइंट। हम तो बेसिकली जिम्मेदार ढूंढ रहे हैं, कल्प्रेट ढूंढ रहे हैं कि ये वाली कॉस्ट किसने ज्यादा की है। गॉट इट? हम जसूस है। आपने देखा ना जग्गा जसूस, ठीक है कि नहीं? तो हम सारे के सारे जग्गे जसूस हैं। क्या ढूंढ रहे हैं कि गलती किसकी है, प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है, ये कॉस्ट ज्यादा किसकी वजह से आई है। तो हमने पहला फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इन्वेस्टिगेशन की, देखा क्या ये प्राइस की वजह से तो नहीं है। और प्राइस किसकी वजह से होती है? परचेज डिपार्टमेंट की। तो हमने कहा अच्छा नहीं भाई नहीं, प्राइस की वजह से तो नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट को तो क्या मिलनी चाहिए? शाबाश मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 9,000 की कॉस्ट सेव की है। ओके, तो फिर अब मसला फिर खड़ा हो गया, अच्छा फिर प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है? तो हमने कहा अच्छा चलो दूसरा एंगल भी देख लेते हैं, प्रोडक्शन वालों से देख लेते हैं क्या उन्होंने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो हम फिर अब कौन सा फैक्टर देखेंगे? क्वांटिटी का। सही है? तो उसके लिए हम लोग इसके जो नाम देते हैं, दूसरा जो एलिमेंट निकालते हैं, इसको हम कहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं इसको हम लोग मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं और मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस का भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है जी? अब इसका चूंकि मटेरियल यूजेज की बात हो रही है तो अब क्वांटिटी का इंपैक्ट है, ऐसा ही है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, क्या जी? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड किसके लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो भाई जो हमने एक्चुअली बनाई है चीजें, उसके ऊपर मटेरियल लगना कितना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड। गॉट इट? अच्छा जी, ये आप जब आप लोग वो वीडियोस देखोगे ना जर्नल मॉडल वाली, उसको आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम लोग क्या करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हमने कहा भी अगर हम लोग दोनों चीजों को, एक्चुअल वाली यूजेज को भी स्टैंडर्ड प्राइस पे ले लें और जो है वो अलाउड क्वांटिटी को भी स्टैंडर्ड प्राइस पे ले लें, मीन हमने प्राइस का इंपैक्ट क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज। दोनों में हमने प्राइस कौन सी यूज कर ली है?
स्टैंडर्ड प्राइस। इज इट क्लियर? तो इसलिए प्राइस का इंपैक्ट यहां पे क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज्ड। और अगर आप पिछले वाली इक्वेशन देखें तो इसमें इन दोनों में कौन सा इंपैक्ट न्यूट्रलाइज्ड हुआ है, क्वांटिटी का। तो भी हमने क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज कर लिया, अब सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट देखा। अब दूसरी वाली में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्राइस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और इंपैक्ट किसका देख रहे हैं, क्वांटिटी का। ओके जी, अब आप इसमें फिगर्स पुट करते हैं तो यहां पे ये देखें जी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमें दी गई थी, कितनी थी बेटे, 22,500। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट की थी शुरू में, कितनी बेटे, और ये कैसे कैलकुलेट की थी, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। क्लियर है जी, कि आउटपुट कितनी थी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी थी, उसको मैंने किया तो ये 21,000 आ गया, 21,000। ओके, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 8। क्लियर है जी। ओके, अब आप इसको करते हो तो ये क्या देगा, 1,500 और मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया बेटे, 12,000। और ये 12,000 क्या है, फेवरेबल के अनफेवरेबल। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ज्यादा, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो क्या है, कम। हमने कहा कि अगर हम लोग 35,000 हेलमेट बनाएं तो हमें कितना मटेरियल यूज करना चाहिए, कितना, 21,000। हमने कितना किया, 22,500। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं लिख लोगे ना, यही कमेंट्री है, यही कमेंट्स हैं। अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि आप इसको एक्सप्लेन करो तो आप एक्सप्लेन कर लोगे इस इक्वेशन को। तो वी शुड यूज 21,000 kg of material to produce 35,000 units, but actually we use 22,500 kg of material. On standard cost it make a difference of 12,000. So this is unfavorable. क्या है ये, अनफेवरेबल। ओके जी। अच्छा, अब ये अनफेवरेबल है, किससे पूछेंगे। हमने कहा मैंने आपको एक वीडियो शेयर की है, वेरियस एनालिसिस साइकिल। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर सवाल जवाब बनाते हैं, फिर पूछते हैं लोगों से, एक्सप्लेनेशंस कॉल करते हैं। किससे एक्सप्लेन करेंगे, पूछेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, कहेंगे भाई बताओ तुमने क्यों मटेरियल यूज ज्यादा किया, गॉट मी पॉइंट, समझ गए हो। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये, अच्छा फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गॉट इट। अच्छा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक बात कर सकता है, क्या ठीक है जी, उन्होंने मटेरियल लो क्वालिटी खरीदा था, सस्ता खरीदा लेकिन क्वालिटी लो थी, इसलिए वेस्टेज ज्यादा हुई है। फॉलो करेगा आपको। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या वो वाला फेवरेबल था, तो वो फेवरेबल था ना, ऐसे ही है कि नहीं। और ये वाला क्या है, तो उनका कुछ जो क्लेम है वो क्या लग रहा है, लॉजिकल क्लेम, क्या लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है ना। इसलिए हम लोग ये सारे फैक्टर या सारे एस्पेक्ट्स अपने डिसीजन में लिखेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट आर द कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस अनफेवरेबल वेरिएंसेस क्या हो सकती हैं। नंबर 1, एक कॉज हो सकती है कि उन्होंने क्या किया है, मटेरियल को वेस्ट ज्यादा किया, ऐसे ही है ना, उन्होंने मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा की है। दूसरा क्या हो सकता है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस फॉल्टी है, मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है, जाया हुआ है। इज इट क्लियर। तीसरा क्या हो सकता है, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल खरीदा गया है, इनएफिशिएंट लेबर थी, अनट्रेन्ड लेबर थी, जिन्होंने सही तरीके से मटेरियल को यूज नहीं किया। इज इट क्लियर। तो इसलिए ये डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। तो याद रखिए, आपको जो सवाल आ सकता है वो सिर्फ ये कैलकुलेट करना कोई माने नहीं है, तो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, बात तो अगली है, इसको एक्सप्लेन भी करो।
बताओ वजह क्या है, कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है इसकी, और रिस्पॉन्सिबल कौन है। फॉलो करें बात को। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना है और रीजंस भी लिखनी है, कॉजेज भी लिखनी है। और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी वीडियोस के अंदर के कॉजेज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं और क्या क्या हम लोग जो इसको रीजन से बता सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने बता दिया आप लोगों को। क्लियर है जी, समझ के बात को। अब आप जरा गौर करें, ये कितना है, 12,000। क्लियर है, और पहले वाला कितना था, 9,000। अच्छा जी, 9,000 क्या था, फेवरेबल, प्लस 12,000 क्या है, अनफेवरेबल। इन दोनों का जो नेट आ गया वो क्या आ गया, 3,000 अनफेवरेबल। तो बेसिकली क्या है, हमने वो जो शुरू में 3,000 कैलकुलेट किया है उसको ही क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, उसको दो हिस्सों में हमने सेग्रीगेट किया है। इसको हम कहते हैं लेवल 3 एनालिसिस। क्या कहते हैं, क्लियर है जी। इसके बाद हम लोग लेवल 4 को भी जाएंगे, ठीक है, इसकी आगे भी बात करेंगे, लेवल 4 एनालिसिस पे भी जाएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें कि लेवल 3 एनालिसिस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पे चूंकि परचेज वाली बात थी, बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि परचेज और होती है और यूज और होती है। दो फिगर आपके क्वेश्चन में दे दी जाती है जी, ऑफ कोर्स, कि हमने ये कहा कि परचेज की थी 25,000 यूनिट्स, यूज किए हैं 20,000 यूनिट। परचेज किए हैं 25,000 यूनिट और यूज किए हैं 20,000 यूनिट। तो उस सूरत में जब आप प्राइस वेरिएंस निकालोगे, कौन सा वाला जी बेटे, ये वाली जो एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे जो एक्चुअल क्वांटिटी लिखोगे ये फिर लिखोगे परचेज्ड। क्या लिखोगे, परचेज। अगर ये परचेज और यूज्ड सेम हो तो फिर तो एक ही आनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज और यूज्ड अलग-अलग दी हुई हो तो फिर प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी यूज करेंगे, परचेज्ड। तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया इसके एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। और अगर आपको परचेज क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो फिर अंडरस्टूड है कि जितनी यूज हुई है वही परचेज हुई है। समझ गए बात को। तो इसलिए ये छोटी छोटे से हिंट्स हैं, वो आप लोग अपने ज़हन नशीन रखें कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। क्लियर है जी, ओके जी। अब हम लोग जो है वो कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं फर्दर, जिसको यूज करके हम लोग जो है वो ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, नंबर 2 क्वेश्चन। Sky Chefs Incorporation prepares in-flight meals for a number of major airlines. One of the company's product is grilled salmon in dill sauce with baby new potatoes and spring vegetables. During the most recent week, the company prepared 4,000 of these meals. 4,000 meals क्या है ये? Actual output. क्या है ये? समझ के बात को। तो बेसिक डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में से। बाद तक सीधा सीधा दिया हुआ था, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये दिया हुआ है। लेकिन बाद तक ऐसे स्टेटमेंट में दिया, और अक्सर क्वेश्चन स्टेटमेंट में होते हैं। तो स्टेटमेंट में से आपने क्या करना है, अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 4,000 यूजिंग 960 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये क्या है, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल लेबर इनपुट, लेबर आवर्स है ना ये। तो ये क्या है, एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड। क्या है, एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड। ओके जी। कंपनी पेड फॉर दीज डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल्स 9,600। कंपनी ने टोटल कितना पे किया है इन लेबर आवर्स के लिए, तो ये क्या है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट। इज इट क्लियर, ओके। और 10 पर आवर। अच्छा, यहां पर रेट भी उन्होंने खुद ही निकाल के दे दिया, खुद ही निकालिए। कैसे बेटे, 9600 डिवाइडेड बाय 960 करोगे तो वही रेट आ जाएगा 10।
अगर ना दिया हुआ होता, जैसे पहले क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम लोगों ने खुद ही निकाल लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर दिस मील इट शुड रिक्वायर 0.2 डायरेक्ट लेबर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 9.75 पर आवर। ये दो चीजें उन्होंने स्टैंडर्ड में दे दी। दो चीजें स्टैंडर्ड में होती हैं। नंबर वन, पर यूनिट लेबर आवर्स कितने हैं या पर यूनिट मटेरियल कितना है, और दूसरी चीज क्या होती है, पर यूनिट पर लेबर आवर कॉस्ट क्या है। क्लियर है जी? तो ये दो चीजें, दोनों फैक्टर मिल गया हमें, प्राइस का फैक्टर भी मिल गया और क्वांटिटी का फैक्टर भी मिल गया। क्लियर है जी? अब इसी को ही हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हाट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शुड हैव बीन इनकर्ड टू प्रिपेयर 4000 मील्स। 4000 मील्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सेम वही वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं और वो लिख देता हूं कि आप लोग जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके जी, ये है जी एक्सरसाइज हमारे पास 10.2। ओके, और इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी अलाउड है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, नहीं, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर लेबर आवर। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर। ये तीन चीजें मल्टीप्लाई करते हो आप। ठीक है जी? अब आप ये वाली जो दो चीजें हैं ये क्या हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखिए एक्चुअल आउटपुट कितनी थी, 4000 मील्स मल्टीप्लाई बाय, और स्टैंडर्ड आवर्स पर मील कितने थे जी बेटे, 0.25। जब हमने 4000 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, ये 0.25। ओके जी, तो ये आ जाएगा जी 1000 आवर्स। इट मींस ये अगर मैं इन दोनों को ये लिखूंगा ना, फिर यहां पे इस फॉर्मूला को मैं चेंज कर देता हूं, ये मेरे पास आता है, इस फॉर्मूला को अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है जी, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर। ठीक है ना जी? तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मैंने निकाल लिए हैं, उसका फॉर्मूला भी मैंने यहां पे लिख दिया है। तो ये बराबर आ जाएगा कितना जी, 1000, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट कितनी है, 9.75, ये हमें गिवन है, तो मैं ये यहां पे लिख लेता हूं $9.75 में। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 9750। ठीक है जी?
$9,750 उनकी क्या है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसको मैं इसी को ही नाम है फ्लेक्सिबल बजटेड लेबर कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजटेड लेबर कॉस्ट, जब हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीखा था तो यही किया था, सही है। हमने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन को जब आप लोग बजटेड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो क्या आ जाता था, आपके पास ये वाली कॉस्ट आ जाती थी। तो अभी भी आप ये क्या कर रहे हो, बेसिकली बजटेड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना एक्चुअल आउटपुट को। अब बजटेड रेट कैसे निकल रहा है, वो है 9.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25। आप कहते हो एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, 0.25, पर एक आवर कितने का है, 9.75। तो हम ये कहते हैं कि एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड या बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, 9.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। कितना आता है, 2.44। इट मींस हमने कहा कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 2.44। अब चूंकि वहां पे चूंकि हमने सिर्फ सेकंड लेवल एनालिसिस करना था तो वहां पे हमें ये ब्रेकअप नहीं चाहिए था कि उसमें से क्वांटिटी का फैक्टर कितना है और प्राइस का फैक्टर कितना है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चाहिए क्योंकि हमने क्वांटिटी और प्राइस को अलग अलग करना। गॉट इट, समझ के बात को। ओके, जब हमने ये मालूम कर लिया, अब उसके बाद जो है हम सेकंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट है ब्रेक डाउन द डिफरेंस कंप्यूटेड इन वन अबव इनटू लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और वो कहते हैं 4000 हाउ मच डज दिस डिफर फ्रॉम द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो कहता है ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट से कितना डिफरेंट है, कि कितना फर्क है इसका। तो आप लोग जो है वो इसको कर लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 2, तो उसको हम कहेंगे जी टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसी को ही हम लोग लेबर फ्लेक्सिबल बजट लेबर वेरिएंस, या एक मिनट है जी, इसको मैं करता हूं फ्लेक्सिबल बजट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये दोनों एक ही नाम है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस या फिर फ्लेक्सिबल बजट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक ही बात है। क्योंकि हमने, या इसको अगर आप लोग टोटल कॉस्ट की बजाय आप इसको लिख लें, चले मैं इसको लिख लेता हूं लेबर कॉस्ट स्पेंडिंग वेरिएंस। अब समझ आ गई आपकी, जो हमने लेवल 2 एनालिसिस में क्या यूज किया था भला, लेबर कॉस्ट स्पेंडिंग वेरिएंस, यही टर्म यूज की थी ना। वो कैसे निकलता है, दो चीजों के फर्क से, क्या, एक्चुअल लेबर कॉस्ट माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड लेबर कॉस्ट, जो अभी हमने कैलकुलेट की है, सही है। या आप इसको कह लो फ्लेक्सिबल बजटेड लेबर कॉस्ट कह लो, या आप लोग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कह लो, जो हमने पीछे कैलकुलेट करना सीखा है। तो आपके पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी थी, 9600, और फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट कितनी आई थी, 9750। अब आपका फर्क कितना आ गया बेटे, 150। और ये बताएं कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये क्या है, क्योंकि एक्चुअल लेबर कॉस्ट कम है और बजटेड ज्यादा है। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, लेबर रेट वेरिएंस, सही है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस क्या है कि ये जो रेट की फर्क से, जो रेट की वजह से फर्क आ रहा है उसका रेट वेरिएंस आएगा, और जो आवर्स की वजह से फर्क आ रहा है वो उसका एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? क्या है जी? एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब क्वांटिटी यहां पे क्या है? आवर्स। क्लियर है? अब एक्चुअल रेट हमें गिवन है कितना? 10। स्टैंडर्ड रेट भी हमें गिवन है कितना? 9.75। और एक्चुअल आवर्स भी हमें पता है कितने एक्चुअल आवर्स हैं? 960। ऐसे ही है, ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। 960 हमारे आवर्स हैं। इन दोनों का फर्क लिया, क्या आ जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 960। तो क्या आ गया जवाब बेटा हमारा? जी बेटे 240। और आप यह देखें जी, एक्चुअल चूंकि रेट ज्यादा है किससे? स्टैंडर्ड से, तो फिर ये क्या है? अनफेवरेबल। और इस तरफ पे देख लेते हैं, ये क्या है? क्या क्या कहूंगा इसको? एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, या फ्लेक्सिबल बजटेड आवर्स, या स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। याद रखिएगा कि हमेशा ये वाली आपकी फिगर क्या आएगी? स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करके आप ये वाली फिगर कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है पिछले वाली कैलकुलेशन के अंदर, जैसे ये वाले 1000 आवर्स हमने कैलकुलेट किए हैं ना, तो ये बेसिकली यूज करने हैं। एक्चुअल आवर्स कितने थे? 960। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 9.75 मल्टीप्लाई बाय 9.75 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे? इन दोनों का फर्क आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 9.75, और इसका डिफरेंस आ गया कितना बेटे? 390। और ये क्या है? एक्चुअल आवर्स 960, स्टैंडर्ड आवर्स 1000। मीन 1000 आवर्स लगाने थे, लगाए कितने? बचाए ना। 40 घंटे की क्या की है? एफिशिएंसी दिखाई है। तो एफिशिएंट रही है लेबर, तो फिर क्या आ गई? फेवरेबल। इज इट क्लियर जी? और इन दोनों को आप जरा नेट करो तो क्या आता है जवाब? 240 अनफेवरेबल और 390, सॉरी 240 अनफेवरेबल और 390 फेवरेबल। तो दोनों का फर्क क्या आ गया? 150 फेवरेबल। अब इसको इंटरप्रेट करना सीख लें। ओवरऑल कंपनी हैज सेव्ड $150 इन लेबर कॉस्ट। ठीक है क्या नहीं? समझ के बात को? बिकॉज they should have cost $9,750, but they actually costed $9,600. In this way they saved $150 in labor. क्लियर हो गई बात? अब आ जाती है बात ये वाली। अब इसमें से क्या है कि दे क्या किया है जी? दे पे more to labor as compared to standard. Standard labor rate is 9.75, but they actually paid to labor at the rate of 10 per dollar, which resulted into unfavorable variance of 240 in labor rate variance. Clear हो गई बात? But on the other side, labor efficiency variance is favorable because labor should have used 1000 labor hours to prepare all these meals, but actually they used 960 labor hours. It means they saved 40 labor hours. They saved 40 labor hours, which resulted into 390 favorable labor efficiency variance. And this variance is responsibility of
दिस वेरियंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सही है, एंड दिस वेरियंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR डिपार्टमेंट, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रिक्योरमेंट कौन सी, HR। अच्छा, अब कॉजेज की बात कर लेते हैं। कॉजेज क्या है जी इसके अनफेवरेबल होने के, तो रेट ज्यादा था, रेट ज्यादा क्यों किया है, स्किल ज्यादा होगी, ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज ऑफ लेबर हो सकती है, एक्सपीरियंस्ड लेबर हो सकती है, क्लियर हो रही बात, मीन लेबर के लॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से लेबर इन्फ्लेट कर गई है, स्टैंडर्ड पुराना हो सकता है। फॉलो करें बात को कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड यूज किया है वो क्या था, वो साल 2 साल पुराना था, अभी लेबर के रेट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसमें क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से, रेट ज्यादा होने की वजह से हमारा क्या हो गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है। क्लियर हो रही बात की, समझ आ रही है। और दूसरी तरफ पे क्या है कि फेवरेबल है, उसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं कि हमारा स्टैंडर्ड गलत था, इतने आर लगने ही नहीं थे जितने हम लोगों ने स्टैंडर्ड में बनाए हुए हैं। दूसरा क्या है, एफिशिएंट लेबर थी, काम अच्छा किया है, स्किल्ड लेबर थी, एक्सपीरियंस्ड लेबर थी, गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब ये फैक्टर कैसे मालूम पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड लेबर थी या स्किल्ड लेबर थी, रेट वेरियंस क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। एफिशिएंसी वेरियंस अगर फेवरेबल है तो रेट वेरियंस क्या है, अनफेवरेबल। इसका मतलब क्या है, महंगी लेबर खरीदी गई, और महंगी लेबर का इंपैक्ट अगर किस पे आ रहा है, किस पे, एफिशिएंसी के ऊपर, तो फिर तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल वेरियंस भी हमें क्या कहेगा, गाइड करता है कि अगर भाई हम लेबर को पैसे ज्यादा पे कर रहे हैं कि क्या वो जो ज्यादा पे कर रहे हैं उसका नेट इंपैक्ट अच्छा है कि बुरा है, तो बताएं जरा इस क्वेश्चन में, अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना, क्योंकि नेट इंपैक्ट उन्होंने क्या किया कि हमने 240 की कॉस्ट ज्यादा खर्च की रेट की सूरत में, लेकिन जो हमने महंगी लेबर खरीदी उन्होंने हमारी 390 की क्या कर दी, एफिशिएंसी की वजह से बचत भी कर दी, और ओवरऑल हमारी बचत क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किससे, खर्च से। क्लियर होगी बात। तो ओवरऑल सिचुएशन कंपनी के लिए क्या है, फेवरेबल। लेकिन अगर ये उलट होती कि हमने कहा स्किल्ड लेबर तो हमने महंगी खरीद ली लेकिन उन्होंने एफिशिएंसी उतनी नहीं दी, तो फिर क्या करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी कि हम स्किल्ड लेबर लेके आते हैं, वो टाइम बचत कर लेगी, एफिशिएंट हो जाएगी, तो वो तो एफिशिएंट नहीं निकली। ये इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में तो एफिशिएंट है। फॉलो करें ना आपको, तो बेसिकली रिलेट करके चलना है दोनों चीजों। अच्छा, ये लेवल 2 है, ये वाला जो है ना, ये क्या है, लेवल 2 एनालिसिस है, और ये क्या है, लेवल 3। बेसिकली लेवल 3 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवल 2। समझ आ रही बात की, हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना लेवल 2 को, कि भाई वो जो लेवल 2 में फर्क है वो किस वजह से है, अगर वो फेवरेबल है तो किसका क्रेडिट है, और अगर वो अनफेवरेबल है तो किसकी वजह से है, किसका डिस्क्रेडिट है। गेटिंग माय पॉइंट जी बेटे। इनएफिशिएंट खरीदी, अगर ये उलट होते कि भाई ये फेवरेबल है तो हमने कहा हमने लेबर सस्ती खरीद ली, अनस्किल्ड थी, लेकिन ये अनफेवरेबल आ गया, तो हमने सस्ती लेबर खरीदने का फायदा नहीं हुआ, हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनएफिशिएंट रहे हैं, वो उन्होंने टाइम ज्यादा लिया है प्रोडक्शन करने में। क्या प्रोडक्शन करने में ज्यादा टाइम लेंगे तो ऑफ कोर्स ओवरऑल नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है ये हम देखेंगे कि बेसिकली हम जो बचत करना चाह रहे थे वो हम लोगों ने बचत नहीं कर पाए हैं,
उसका उनका एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा आ गया किससे, गुड इंपैक्ट से। क्लियर होगी बात। तो बेसिकली क्या करना है, दोनों को पैरेलल रख के देखना है और नेट इंपैक्ट देखना है। सेम लाइक मटेरियल भी है, तो मटेरियल अगर हम सस्ता खरीदेंगे तो क्या उसने ओवरऑल एफिशिएंसी भी बेहतर की है कि नहीं की है। अगर मटेरियल सस्ता खरीदने का इंपैक्ट कम हो और वेस्टेज ज्यादा हो जाए तो फिर क्या है, ये तो बुरा सौदा है। और अगर हम कहते हैं थोड़ा सा मटेरियल हम महंगा खरीद लें लेकिन वेस्टेज हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। फॉलो करो बात को। तो बेसिकली क्या है, बड़ी लॉजिकल है, दिमाग से अगर आप सोचोगे तो सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा इसका। तो सिंपल सा रूल है कि अगर आप क्या करते हो, एक तरफ पे बचत करते हो तो उसका इंपैक्ट दूसरी तरफ पे नेगेटिव ही आएगा। ये भी हो सकता है कि हमने महंगी लेबर खरीदी लेकिन वो थे ही नालायक, सही है, उन्होंने क्या किया, फिर भी नुकसान कर दिया, फिर भी इनएफिशिएंट रहे, तो फिर तो डबल नुकसान हो गया ना। मीन ये भी अनफेवरेबल हो गया और ये भी अगर अनफेवरेबल हो तो फिर तो डबल नुकसान है ना। मीन इसका मतलब क्या है कि हमने लेबर महंगी भी खरीदी लेकिन एफिशिएंसी भी नहीं है। फॉलो करें बात को। तो फिर उसका इंपैक्ट आप अगर सोचेंगे तो क्या हो सकता है कि मार्केट में लेबर के रेट्स बढ़ गए हैं, मार्केट में लेबर की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, स्किल्ड लेबर अब आपको मिलती नहीं है। आपने अगर स्किल्ड के नाम पे लेबर खरीदी भी है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। तो ये मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती है जो मैंने आप लोगों को लेबर के हवाले से, मटेरियल के हवाले से जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है उसके अंदर ये सारी कॉजेज का जिक्र किया हुआ है कि क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं। वो भी एक एग्जाम्पल को ही लेके किया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से अपने ज़हन से सोच के लॉजिक से लिख सकते हो कि इसकी कॉजेज क्या हो सकती है। ठीक है, समझ के बात को। तो ये मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कॉजेज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। आप लोग इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। आप इसको जो है वो दोबारा से जब रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को, ऑफ कोर्स आप इनको जो है वो ये भी मैं वीडियो आपके साथ, ये जो आपके साथ लेक्चर है ये मैं शेयर कर दूंगा। ये देखिए, ये कैलकुलेशन तो बड़ी आसान है लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट्री के तौर पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोगों को गौर से समझ के उसके नोट्स लेने चाहिए कि क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं। बिकॉज जब मैं आपको क्विज पूछूंगा या असाइनमेंट लूंगा तो उसमें ये वाली कैलकुलेशंस तो चले होंगी ही, लेकिन उसके साथ आपसे वो वाली भी बात पूछूंगा कि इसका इंपैक्ट क्या है, इसकी कॉजेज क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सही है, समझ के बात को। अगर हम लोग अपने वेरियस एनालिसिस के जो उसके लेवल्स की बात करते हैं जो अभी आपने पूछा है, तो उस हवाले से हम लोग बेसिकली जो वेरियस एनालिसिस में हम लोगों ने सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टैटिक बजट वेरियंस निकाला था। स्टैटिक बजट वेरियंस क्या था कि हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैटिक बजट कॉस्ट। हाँ जी, प्लानिंग बजट जो था, जो स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमने बनाया था, इन दोनों का जो फर्क था वो हमारे पास क्या आ गया, स्टैटिक बजट। फिर हमने कहा अच्छा भाई ये जो फर्क है ये दो वजह से है। किस किस वजह से, एक स्पेंडिंग वेरियंस की वजह से और दूसरा एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरियंस की वजह से। समझ गए। अब स्पेंडिंग वेरियंस क्या था, एक्चुअल कॉस्ट माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी कह रहे हैं। सही है कि नहीं। और ये क्या था, ये वॉल्यूम वेरियंस था, किसकी वजह से, फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट माइनस स्टैटिक बजटेड कॉस्ट। ऐसा ही है ना जी। ओके, अब हम ये करें, अच्छा ये वाला जो फर्क है ये भी आगे दो वजह से है। किस किस वजह से, क्या ये किस में आता था, प्राइस वेरियंस
एंड क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, हम ये कहें कि ये जो स्पेंडिंग ज्यादा हुई है ये किस वजह से हुई है? क्या प्राइस ज्यादा होने की वजह से हुई है या कि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से हुई है? इज इट क्लियर? तो अब हम लोग बेसिकली क्या करें, इन दोनों को पैरेलल साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमने अभी जो सवाल किए हैं उसके अंदर हमने ऊपर पहले स्पेंडिंग वेरिएंस भी निकाला है, जिसको हम फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस या ओवरऑल टोटल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्रेक डाउन भी किया है किसके अंदर, दो पार्ट्स के अंदर, जिसमें प्राइस वेरिएंस है और क्वांटिटी वेरिएंस है। और प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दैट इज डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट प्राइस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस में फर्क की वजह से क्या इंपैक्ट है, और क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करने की वजह से क्या इंपैक्ट है, ये उसका है। तो हमने बेसिकली ये क्या है, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। ये आप समझ लो कि ये 3 लेवल के हम लोग वेरिएंस एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि लेवल 1 एनालिसिस के ऊपर हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, लेवल 2 में हम लोग थोड़ा सा उसके नीचे जो है वो एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, उसको 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं, और लेवल 3 में जाके हम लोग फिर क्या करते हैं, जो स्पेंडिंग वेरिएंस होते हैं या रेवेन्यू वेरिएंस होते हैं, अभी हम रेवेन्यू की भी साइड देखेंगे, ये तो भी हम कॉस्ट की साइड देख रहे हैं ना। तो हमने कहा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की इंपैक्ट हो रही है दो वजह से, या हमारे रेवेन्यूज कम हुए हैं, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, दूसरा क्या है, हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, या फिर हमारा अगर प्रॉफिट ज्यादा आया है तो हम कहते हैं अच्छा ज्यादा किसकी वजह से, किसको क्रेडिट दिया जाए, तो क्या हम कहते हैं अच्छा क्या वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हुआ, तो फिर तो किसी को क्रेडिट नहीं मिलता, ये तो वॉल्यूम मार्केट में जो है वो ज्यादा हो, कैपेसिटी ज्यादा हो गई थी। अच्छा वॉल्यूम वेरिएंस को भी आगे हम देखेंगे, फिर वॉल्यूम ज्यादा क्यों हुआ है, ये भी हो सकता है कि मार्केट टीम ने अच्छा काम किया है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट टीम का कोई कमाल नहीं है, किसका कमाल है, मार्केट ही बढ़ गई थी, फॉलो करें बात को, तो उसमें जाके हम लोग मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट क्वांटिटी वेरिएंस भी देखेंगे, सही है कि नहीं? तो वो मैं आप लोगों को वहां पे जब हम सेल्स की साइड के ऊपर जाएंगे तो उसमें सारी चीजें ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सही है? इसलिए हम लोग अब वो हम डिफरेंट साइड होगी, वो जो रेवेन्यू साइड है वो अलग है, ये जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, इनपुट कॉस्ट वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं। तो इनपुट कॉस्ट वेरिएंसेस में ये एक लेवल बनते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसके बाद लेवल 4 पे भी जाएंगे, सही है? लेवल 4 में भी जाके देखेंगे, इसमें फिर हम लेवल 4 में इसका ब्रेक डाउन करेंगे, लेवल 4 में जाके जो हमने क्वांटिटी वेरिएंस है उसका भी फिर हम लोग आगे फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे कि इसको हम लोग जो है वो किस किस में डिवाइड कर सकते हैं। होप्स हो जाए आप लोग जो है वो तमाम चीजें अच्छे से इसको समझ गए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी।